द लास्ट किंगडम की कहानी शुरू होती है 866 एडी से। यहाँ दो ग्रुप्स हैं, सैक्सन्स एंड डेन्स। ऑसबर्ट एक 10 साल का बच्चा है। वो नॉर्थम्ब्रिया किंगडम के एक गांव बेबनबर्ग में रहता है। ऑसबर्ट के पिता एल्ड्रमन ओथरेड बेबनबर्ग के लॉर्ड हैं। ये सैक्सन्स हैं। एक दिन ऑसबर्ट अपने पिता के साथ बेबनबर्ग के गेट्स के बाहर घूमने आता है। उसे समुद्र में कुछ वाइकिंग शिप्स नजर आती हैं। इसमें डेन लोग हैं। डेन अब तक कई शहरों और गांवों को लूट चुके हैं। इसलिए एल्डरमैन ओथ्रिड फौरन अपने किले में आते हैं और सबको बोलते हैं वो लड़ने मरने के लिए तैयार रहें। बट सभी सेना, गांव के लोग किले के अंदर ही रहेंगे। ऑसबर्ट ये सब देख रहा होता है तो एल्डरमैन ओथ्रिड कहते हैं, तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा होगा कि उसने गांव के लोगों को अपना घर ऐसे ही छोड़कर किले में क्यों बुला लिया। फिर वो ऑसबर्ट को जवाब देते हैं कि गांव को तो फिर से बनाया जा सकता है, बट जिंदगी एक ही बार मिलती है। डेन्स योफरविच के उत्तर में जा रहे हैं और उनके रास्ते में जो भी आएगा उन्हें वो नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ओल्डरमैन ओथ्रिड ऑसबर्ट को फादर बेओका को बुलाने भेजते हैं। फादर बेओका अभी लेटर लिख रहे हैं। फादर बेओका बताते हैं, किंग एला ने आपके पिता के लेटर का रिप्लाई दिया है। वो एफरविच पर दोबारा राज करने के लिए आपके पिता की सेना का सपोर्ट मांग रहे हैं। इस पर ऑसबर्ट पूछता है कि आखिर वो किंग एला का समर्थन क्यों कर रहे हैं। इस पर ऑसबर्ट को जवाब मिलता है कि अगर वो एफरविच की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे तो इंग्लैंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो डेनलैंड में बदल जाएगा। हमें पता चलता है एल्डरमैन ओथ्रिड को पढ़ना लिखना नहीं आता। फादर ऑसबर्ट से बोलते हैं, तुम पढ़ना सीख लो, और अगर तुम पढ़ना नहीं सीखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जो शख्स जवाब लेकर आया है वो सच बोल रहा है। वहीं एल्डरमैन ओथ्रिड अपने बड़े बेटे ओथ्रिड को, इसका नाम भी ओथ्रिड है, शिप्स की जासूसी करने भेजते हैं और नसीहत करते हैं किसी भी हाल में उनसे मत भिड़ना। ओथ्रिड अपने पिता की बात को अनदेखा कर वाइकिंग को ललकार देता है। हम देखते हैं डेन लोगों का लीडर अर्ल रैगनर, जिसे द फियरलेस भी कहते हैं, ओथ्रिड के घोड़े पर बैठकर गेट्स तक आता है। इसके हाथ में ओथ्रिड का सिर है। अर्ल रैगनर उसके सिर को गेट पर फेंक कर चला जाता है। ऑसबर्ट अपने बड़े भाई को इस हाल में देख लेता है। वो बहुत सहमा हुआ है। ओथ्रिड के गुजरने के बाद बेबनबर्ग की जनता के सामने ऑसबर्ट को वारिस बना दिया जाता है, यानी ऑसबर्ट अब नया ओथ्रिड है। मैं जैसे जैसे आगे कहानी बताऊंगी उसमें मैं ऑसबर्ट ही बोलूंगी। सुबह होते ही एल्डरमैन ओथ्रिड अपने सैनिकों के साथ एफरविच की ओर रवाना हो गए हैं। जैसे ही ऑसबर्ट को ये बात पता चलती है वो बिना किसी को कुछ बताए अपने पिता के पीछे निकल गया है। इनके जाते ही बेबनबर्ग में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एल्डरमैन ओथ्रिड का भाई एल्फ्रिज ऑसबर्ट को यानी अपने भतीजे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। एल्फ्रिज अपने साथी स्कैलियन से बोलता है, अगर युद्ध में एल्डरमैन ओथ्रिड मारा गया तो वो ऑसबर्ट को भी मार दे ताकि एल्फ्रिज बेबनबर्ग का वारिस बन जाए। दूसरी तरफ अर्ल रैगनर भी एफरविच की तरफ आए हैं। इनके साथ उनका छोटा बेटा रैगनर ओबा, जो एक डैनिश वॉरियर है, और उनके शिप के कैप्टन क्यार्टन हैं। एक्चुअली ये दूसरे डैनिश वॉरियर गुथरुम से मिलने आए हैं। गुथरुम पहले एक गुलाम था लेकिन अब वो एक वाइकिंग रूलर है। अर्ल रैगनर अबा से पूछता है कि क्या ये जंग करने का सही वक्त है, क्योंकि वो अभी अभी शहर की जमीन देखकर आ रहा है। अबा का प्रीस्ट स्टोरे, जिस पर अबा को पूरा भरोसा है, आने वाले युद्ध की भविष्यवाणी करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अबा ने घोषणा कर दी कि ये अगले दिन नॉर्थम्ब्रियन से लड़ेंगे। इन्होंने अपना रेवन भेजकर पहले ही पता लगा लिया है कि एल्डरमैन ओथ्रिड का कैंप कहाँ है। एल्डरमैन ओथ्रिड, किंग ऑसबर्ट और किंग एला युद्ध के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में बांट दिया है। किंग ऑसबर्ट बोलते हैं एल्डरमैन ओथ्रिड और किंग एला की सेना पहले जाएगी। बाद में किंग ऑसबर्ट की सेना उन्हें पीछे से घेरेगी। युद्ध योफरविच के मैदान में शुरू होता है। नॉर्थम्ब्रियंस और डेन सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां नॉर्थम्ब्रियंस के सैनिकों को एल्डरमैन ओथ्रिड लीड कर रहे हैं, वहीं डेन सब्र से उनके आने का इंतजार कर रही है। नॉर्थम्ब्रियन सेनाएं धीरे धीरे आक्रमण करती है, लेकिन डेन्स की स्ट्रैटेजी ने उनके हमले को रोक दिया है। वहीं फादर बेओका को गलतफहमी हो जाती है कि डेन्स हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद नॉर्थम्ब्रियंस जीत रहे हैं।
और वो किंग ऑसबर्ट की टुकड़ी को पीछे से घेरने का आदेश दे देते हैं। जब सभी सेनाएं वहीं इकट्ठा होती हैं तो हमें पता चलता है डेन्स की दूसरी टुकड़ी छुपी हुई थी। वो पीछे से आकर नॉर्थैम्प्टन्स पर हमला करती है। इस युद्ध में नॉर्थैम्प्टन्स की हार हो गई है और लॉर्ड एल्ड्रमन यूथ्रिड मारे गए। एल्ड्रमन यूथ्रिड का बेटा ऑसबर्ट भी वहां पहुंच गया है। वो दौड़ता हुआ युद्ध मैदान में जाता है, लेकिन डेन्स उसे बंदी बना लेते हैं। इसके साथ एक छोटी सी नॉर्थैम्प्टन लड़की ब्राइडा भी है। जब ये सभी अपने घर वापस आते हैं तो अर्ल रेगनर ऑसबर्ट को अपने पिता रेवन के हवाले कर देता है। वो ऑसबर्ट को बहुत सारी असरदार बातें समझाते हैं। वो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। एक दिन ऑसबर्ट ब्राइडा और थेरा के साथ जंगल में खेल रहा होता है और वहीं स्वेन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। थायरा अर्ल रेगनर की बेटी है। स्वेन क्यार्टन का बेटा है। स्वेन थायरा की ड्रेस फाड़ देता है। वो हाफ नेकेड हो जाती है और बहुत डर जाती है। ऑसबर्ट उसे बचाने के लिए दौड़ता है और स्वेन को नीचे गिरा देता है। जैसे ही ऑसबर्ट को सजा मिलने वाली थी तो थायरा सारी बात बता देती है। अर्ल रेगनार अपनी बेटी के साथ हुए इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा होते हैं और स्वेन के घर जाकर उसकी एक आंख निकाल लेते हैं। वो क्यार्टन को अपनी जमीन से बाहर निकालने का आदेश देता है। वहीं बेबनबर्ग में एल्फिश को पता चल गया है कि ऑसबर्ट जिंदा है। तब वो एक मीटिंग अरेंज करता है ताकि ऑसबर्ट को वापस बेबनबर्ग लाया जा सके। ऑसबर्ट के फादर बियोका, जो ऑसबर्ट के गुरु भी हैं, उन्हें एल्फिश के षड्यंत्र का पता चल जाता है। वो ऑसबर्ट को अलर्ट कर देते हैं। अर्ल रेगनार देख रहा है कि ऑसबर्ट वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने खुद ही ऑसबर्ट को खरीद लिया है। डेन्स के साथ ऑसबर्ट की नई जिंदगी शुरू होती है। वो अर्ल रेगनर के साथ उनके बच्चे की तरह रहता है। ऑसबर्ट अब बड़ा हो गया है। उसका डेन परिवार से काफ़ी गहरा रिश्ता है। अर्ल रेगनर ऑसबर्ट को बताते हैं कि ब्राइडा उसे पसंद करती है और ऑसबर्ट उसे शादी के लिए प्रपोज करे। एक रात जब ऑसबर्ट ब्राइडा के साथ होता है तो उसी रात थायरा की भी शादी है। हम देखते हैं कि आर्टन और एल्फिश एकजुट हैं। जब सभी सो रहे होते हैं तो ये दोनों मिलकर अर्ल रेगनर के घर को आग लगा देते हैं। कुछ लोग जलकर मर जाते हैं और जो बाकी बचते हैं उन्हें तलवार से मार दिया जाता है, जबकि स्वेन थायरा को उठा लेता है। इन सब के दौरान अर्ल रेगनर का बेटा यहाँ मौजूद नहीं है। वो आयरलैंड गया हुआ है। ऑसबर्ट और ब्राइडा फौरन वापस आते हैं। यहाँ के हालात देखकर ये दोनों दूर से उसकी निगरानी करते हैं और मौका पाकर ऑसबर्ट स्कैलियन को मार गिराता है। अगली सुबह ऑसबर्ट बेबनबर्ग के गेट पर पहुंचा हुआ है। उसके हाथ में स्कैलियन का सिर है। वो उसी गेट पर उसका सिर फेंक देता है, उसी तरह जिस तरह अर्ल रेगनर ने कुछ साल पहले किया था। ऑसबर्ट एल्फ्रिज को ललकारता है कि बेबनबर्ग उसका है और वो उसे वापस पाकर रहेगा। इतना बोलकर ऑसबर्ट और ब्राइडा किले से दूर भाग जाते हैं। एल्फ्रिज गुस्से में है। वो उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। एल्फ्रिज के सैनिक इन्हें ढूंढ रहे हैं। ऑसबर्ट के पास बेबनबर्ग के सिंहासन का अधिकार तो है, बट अभी उसके पास अपने किले और राज्य को वापस पाने की ताकत नहीं है। ऑसबर्ट और ब्राइडा अपनी जान बचाने के लिए जंगल में एल्फ्रिज को गुमराह करते हैं। अपनी फैमिली और घर को खोने के बाद ऑसबर्ट डिसाइड करता है कि वो डेक्कन की ओर जाकर अब्बा को ढूंढेगा, जो कि अर्ल रेगनर के दोस्त और सेनापति हैं। अब ऑसबर्ट का मकसद अब्बा और उसकी सेना के साथ मिलकर अर्ल रेगनर की मौत का बदला लेना और बेबनबर्ग को वापस पाना है। आगे चलते चलते इन्हें एक गांव नजर आता है। यहाँ सभी लोगों को मार दिया गया है। तभी इन पर तीर से हमला होता है। इस गांव में एक इंसान बच गया है। ब्राइडा उस पर पीछे से वार करती है। ऑसबर्ट पूछता है इस गांव पर हमला किसने किया। वो बताता है डेन्स ने। ऑसबर्ट बोलता है पर डेन्स तो इनकी देखभाल कर रहे थे, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। वो आदमी बोलता है एक नॉर्थैम्प्टन दास ने अपने लीडर को मार डाला। यानी सबको लग रहा है ऑसबर्ट ने अर्ल रेगनर को मारा है। ये सुनकर ब्राइडा बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि ऑसबर्ट ने जल्दबाजी में कदम उठाया। अगर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऑसबर्ट को बेबनबर्ग जाने से पहले सोचना चाहिए था। ब्राइडा ये भी कहती है कि बेहतर होता अगर वो चुप रहता
और सबको लगने देता कि वो भी मर गया है और बेबनबर्ग बाद में चला जाता। ब्राइडा बोलती है, हमें पहले ही अबा के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि अब किसी और ही कहानी ने जन्म ले लिया है। वो ऑसबर्ट की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। ब्राइडा का मानना है कि अबा ऑसबर्ट को पहचानेंगे भी नहीं। वो सिर्फ उस कहानी पर यकीन करेंगे जो उन्हें पहले बताई जाएगी, और वो ऑसबर्ट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऑसबर्ट फिर भी अबा से मिलने का फैसला करता है। वहीं वेसेक्स किंगडम के वेंचेस्टर राज्य में एल्फ्रेड, जो इस किंगडम के राजकुमार हैं, वो फादर बेओका के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। फादर बेओका उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, लेकिन अभी एल्फ्रेड के भाई एथेलरेड राजगद्दी संभाल रहे हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है, इंग्लैंड से डेन्स सफाया करना। फादर बेओका प्रिंस एल्फ्रेड को बुलाने आए हैं क्योंकि राजा ने सभा बुलाई है। हमें पता चलता है प्रिंस एल्फ्रेड ईश्वर को बहुत मानते हैं। इवन वो शादी भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के कामों में लगाना चाहते थे। हम देखते हैं सभी किंगडम में बात फैल चुकी है कि ऑसबर्ट ने ही अर्ल रेगनर की जान ली। फादर बेओका प्रिंस एल्फ्रेड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑसबर्ट को बचपन से जानते हैं। वो कोई डेन नहीं, बल्कि दिल से ही नॉर्थम्ब्रियन है। इस पर प्रिंस एल्फ्रेड का मानना है कि फादर बेओका उसे तब जानते थे जब वो छोटा था, पर अब ऑसबर्ट बड़ा हो गया है और फादर बेओका को नहीं पता कि अब ऑसबर्ट कैसा है। सभा में किंग एडमंड का संदेश पढ़ा जाता है। किंग एडमंड ईस्ट एंजलिया के राजा हैं। अबा ने उनके राज्य पर कब्जा कर उन्हें बंदी बना लिया है। एक्चुअली किंग एडमंड डेन्स को खाना पानी प्रोवाइड कर रहे थे। किंग एडमंड ने वेसेक्स की हेल्प मांगी है, लेकिन ब्रिटेन यानी काउंसिल ये नहीं चाहती कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिर्फ उन्हीं का ही राज्य आखिरी बचा है। काउंसिल चाहती है कि एडमंड खुद ही डेन से लड़े। दूसरी तरफ ऑसबर्ट और ब्रीडा अबा को ढूंढते हुए ईस्ट एंजलिया पहुंचते हैं। ऑसबर्ट को अपने ग्रैंडफादर रेवन की कही बात याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था, अबा से कभी भी मत भिड़ना। यानी ऑसबर्ट के पास अबा तक पहुंचने का बस एक ही तरीका है कि वो उसके साथी स्टोरी को, जो भविष्यवाणी करता है, उसे किडनैप करे। ऑसबर्ट एक डेन सिपाही बना है और ब्रीडा को वो बंदी बनाकर ले जा रहा है। रास्ते में उसे पता चलता है स्टोरी कहाँ मिलेगा। असल में स्टोरी यहाँ किंग एडमंड और उसके प्रीस्ट को टॉर्चर कर रहा है। ऑसबर्ट और ब्रीडा बहाने से अंदर घुसते हैं और स्टोरी को किडनैप कर लेते हैं। ब्रीडा स्टोरी को अपने साथ ले जाती है, जबकि ऑसबर्ट अबा से मिलने वहीं रुकता है। वो छुपकर अबा का इंतजार कर रहा है। कुछ वक्त बाद अबा और गुथरुम, जो एक डेन योद्धा है, चर्च में एंटर करते हैं। ऑसबर्ट अबा से अर्ल रेगनर के मर्डर की सच्चाई बताता है, बट अबा को ऑसबर्ट की बात पर भरोसा नहीं। वो तो ऑसबर्ट की ही जान लेना चाहता है। लेकिन तभी ऑसबर्ट बताता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटा तो स्टोरी मारा जाएगा। इन्हें मजबूरन ऑसबर्ट को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले ऑसबर्ट ये जरूर कहता है उसने अर्ल रेगनर को नहीं मारा, जबकि अबा कसम खाता है कि वो एक दिन ऑसबर्ट को मार डालेगा। वहीं जंगल में ऑसबर्ट और ब्रीडा स्टोरी को जाने देते हैं। ब्रीडा को आइडिया आता है कि क्यों ना ये दोनों यंग रेगनर के पास जाएं। ये अर्ल रेगनर का बेटा है, जो कि उस टाइम मौजूद नहीं था जब ये हादसा हुआ। यंग रेगनर फिलहाल आयरलैंड में है, जो अपने ज़मीन पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑसबर्ट को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब डेन्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डेन से छुपते छुपाते ऑक्सफोर्ड पहुंच चुके हैं। यहाँ ऑसबर्ट अपने लिए एक लंबी तलवार बनवाता है। इस तलवार में उसने अपने पिता यानी एल्डरमैन ओथरेड का दिया हुआ स्टोन लगवाया है। अबा के लोग ऑसबर्ट को मारने यहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए ऑसबर्ट अब वेसेक्स जाने का फैसला करता है। उम्मीद है कि वहाँ इन्हें नॉर्थम्ब्रियन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए। इनका विंचेस्टर जाने का सफ़र शुरू हो गया है। विंचेस्टर में एथलवर्ल्ड, जो किंग एथलरेड का बेटा है, रॉयल कोर्ट में नशे की हालत में बेहोश पाया जाता है। उनके पिता अपने बेटे की इस हालत से बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। किंग एथलरेड अपने राइट हैंड लॉर्ड ओडा द एल्डर से जिक्र करते हैं कि किंग एथलरेड की मौत के बाद काउंसिल को वो हिंट देंगे कि राजा के भाई एल्फ्रेड को वारिस बनाया जाए, ना कि उसके बेटे एथलवर्ल्ड को। एक्चुअली उन्हें लगता है एथलवर्ल्ड सिंहासन की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है,
क्योंकि वो हमेशा नशे में धुत रहता है। ऑसबर्ट और ब्राइडा विंचेस्टर आ गए हैं, जहां फादर बेका ऑसबर्ट को देखकर बहुत खुश हैं। ऑसबर्ट और प्रिंस एल्फ्रेड की मीटिंग लाइब्रेरी में अरेंज की जाती है। प्रिंस एल्फ्रेड ने ऑसबर्ट और ब्रीडा को देखते ही अपनी राय बना ली है। वो इनके आने पर थोड़ा अलर्ट हो गए हैं। प्रिंस एल्फ्रेड को इन दोनों पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये डेन्स हैं। यहाँ लाइब्रेरी में हजारों स्क्रोल हैं। प्रिंस एल्फ्रेड ने अपने सभी दोस्तों और दुश्मनों की सभी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, जिसे उसने अपने जासूसों से इकट्ठा की। वो ऑसबर्ट को लिखे हुए वर्ड्स की अहमियत बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन सभी किंगडम एक हो जाएंगे और एक ही ईश्वर को मानेंगे। वो कहते हैं इस सोच की शुरुआत वेसेक्स से होगी, जो कि आखिरी राज्य बचा हुआ है, और जब सभी किंगडम एक हो जाएंगे तो उसे इंग्लैंड कहा जाएगा। प्रिंस एल्फ्रेड को यकीन है ऑसबर्ट और ब्रीडा विंचेस्टर सिर्फ अपने को बचाने आए हैं, क्योंकि डेन्स और ऑसबर्ट का अंकल एल्फ्रिज दोनों ही ऑसबर्ट को मारना चाहते हैं। प्रिंस एल्फ्रेड बोलते हैं कि उसे ऑसबर्ट में सिर्फ डेन नजर आता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इतना बोलकर वो प्रे करने चले जाते हैं। फादर बेओका ऑसबर्ट को उसके पिता एल्डरमैन उथरेड का डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। ये बेवनबर्ग के ज़मीनी कागजात हैं। फादर बेओका ने इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। इवन उन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रिंस एल्फ्रेड को भी दिखाए हैं। यानी प्रिंस एल्फ्रेड को पता है ऑसबर्ट ही सही मायनों में बेवनबर्ग का हकदार है। ऑसबर्ट ये जानकर कि प्रिंस को उसके बारे में मालूम है, उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। डेन्स फिलहाल अभी रिडिंगहम में है। ऑसबर्ट एक जासूस बनकर डेन सैनिकों के प्लान्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने जाएगा, ताकि प्रिंस का भरोसा जीत सके। एक्चुअली प्रिंस एल्फ्रेड को ऑसबर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, ऑसबर्ट बाय बर्थ एक एल्डरमैन है, बट उसके अंदर सारे लक्षण डेन्स वाले हैं। ऑसबर्ट को प्रूव करना होगा कि वो सही मायने में एल्डरमैन है। वापस आकर ऑसबर्ट काउंसिल को बताता है कि गुथरम की सेना जल्द ही हमला करने वाली है, इसलिए उन्हें यहाँ पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाए। काउंसिल के सभी मेंबर्स, खास तौर से लॉर्ड ओडा द यंगर, इस नए डेन मेहमान पर भरोसा करने में हेजिटेट कर रहे हैं, जबकि किंग एल्थरेड और प्रिंस एल्फ्रेड ऑसबर्ट की एडवाइस को फॉलो करने का फैसला लेते हैं। ऐसा लग रहा है प्रिंस एल्फ्रेड को ऑसबर्ट और ब्रीडा पर यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो इन दोनों को कारागार में बंद करने का आदेश देते हैं और अपनी सेना के साथ एशेज हिल आते हैं। वो देखते हैं ऑसबर्ट की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एशेज हिल की लड़ाई में वेसेक्स की सेना ने जीत हासिल की है। वहीं जेल में बंद ऑसबर्ट प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सेक्सॉन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ब्रीडा को उनके तौर तरीके पसंद नहीं। उल्टा वो कहती है कि सैक्सन ऑसबर्ट का यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ एथलवर्ल्ड और यंग ओडा के बीच बातचीत हो रही है। यंग ओडा बोल रहा है कि एथलवर्ल्ड जंग में कहीं नजर नहीं आए। इस पर वो कहता है कि मुझे प्रीस्ट के साथ सेफली रखा गया था। यंग ओडा बोलता है जंग ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सब मारे न जाएं। एथलवर्ल्ड बोलता है वो इस राज्य का वारिस है। तो यंग ओडा एथलवर्ल्ड को समझाता है कि उसके पिता अभी मरने की कगार पर हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर अपने उत्तराधिकार की बात कहे। लेकिन एथलवर्ल्ड उस दिन उन्हें मिलने नहीं जाता, बल्कि अगले दिन लौटता है। पर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और प्रिंस एल्फ्रेड को राजा चुन लिया गया है। हो सकता है एथलवर्ल्ड कुछ परेशानी क्रिएट करे, इसलिए लॉर्ड ओडा उसे उठवाकर हैम्पटन के एक मठ में भेज देते हैं। आखिरकार ऑसबर्ट और ब्रीडा को जेल से रिहा कर दिया गया है, पर वो खुश नजर नहीं आ रहे। इन्हें रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन किंग एल्फ्रेड के पास बड़ा प्लान है। उन्होंने ऑसबर्ट को एक सैक्सन मेल कोट और हेलमेट दिया है और बोल रहे हैं ऑसबर्ट को एक सैक्सन लड़की से शादी करनी होगी, ताकि उसे वेसेक्स की ज़मीन और एल्डरमैन की उपाधि मिल सके। उनका एम है ऑसबर्ट के डैनिश नॉलेज और स्किल्स का यूज़ करके अपने दुश्मनों से इंग्लिश ज़मीन वापस लेना। इसलिए ऑसबर्ट उनके साथ 1 साल काम करेगा। वहीं ब्रीडा ऑसबर्ट के डिसीजन से बहुत दुखी है। वो जंगल में मशरूम एल बनाकर पीती है, ताकि वो अपनी दिव्य दृष्टि को जगा सके। वो अपने को यंग रैगनर के साथ देखती है,
जब उसकी आंख खुलती है तो वो ऑसबर्ट को बताती है कि उनकी मंजिलें अलग अलग हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तो वो मिलेंगे। जंगल में अबा और गुथरम की मीटिंग है। वो ये देखकर काफी हैरान है कि ऑसबर्ट सेक्सन्स के साथ है। गुथरम शांति बनाए रखने के लिए जमीन, चांदी, अनाज और जानवरों की मांग करता है, जबकि अबा को ऑसबर्ट का सिर्फ सिर चाहिए। नए नए राजा बने एल्फ्रेड अपने फैसले पर अटल रहते हैं। वो डेन्स को अब कोई जमीन नहीं देना चाहते। वो मांग करते हैं कि डेन्स वापस लंदन लौट जाएं और खुद को मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थम्ब्रिया तक सीमित रखेंगे। इनकी डील फाइनल हो जाती है। उसी रात एल्फ्रेड अपनी काउंसिल के साथ मिलकर डेन्स को वहां से भी खदेड़ने की प्लानिंग करते हैं। ऑसबर्ट ने सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। एक हुडी पहना घुड़सवार इन पर नजर रखे हुए है। अगले दिन ब्राइडा अकेली जंगल में रो रही है। उसका मिसकैरेज हो गया है। वहां ऑसबर्ट पहुंचता है। ये मिलकर बच्चे को दफनाते हैं। ये इंसिडेंट इस बात का सबूत है कि अब इन्हें अलग हो जाना चाहिए। बाद में वही घुड़सवार ब्रीडा के पास आता है। ये कोई और नहीं बल्कि अर्ल रेगनर का बेटा है, यानी यंग रेगनर, जो अभी अभी आयरलैंड से लौटा है। उसे अपने पिता की मौत की सच्चाई जाननी है। ऑसबर्ट अपना हथियार रेगनर के आगे कर देता है कि अगर उसे लगता है कि उसने अपने पिता को मारा तो रेगनर उसकी जान ले सकता है। यंग रेगनर को ऑसबर्ट पर पूरा भरोसा है। उसने ऑसबर्ट को गले लगा लिया है। ये कियार्टन से अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। इससे पहले कि रेगनर वापस जाता, ब्रीडा फौरन उसके साथ चलने की ख्वाहिश बयां करती है। ऑसबर्ट बोलता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले ही किंग एल्फ्रेड के सामने शपथ ले चुका है। रेगनर शपथ की अहमियत समझता है, यानी ये लोग अपना बदला तब लेंगे जब ऑसबर्ट का 1 साल पूरा हो जाएगा। ब्रीडा और रगनार अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। इन्हें उम्मीद है कि ये 1 साल बाद ज़रूर मिलेंगे। तभी यहाँ लियोफ्रिज आ जाता है। वो ऑसबर्ट से पूछता है, 1 साल बाद तुम कौन होगे? बेबनबर्ग के ऑसबर्ट या डेन्स के ऑसबर्ट रैग्नरसन? लियोफ्रिज कहता है 1 साल बाद किंग एल्फ्रेड उसे जाने नहीं देंगे। वो ऑसबर्ट के साथ मिलकर पूरा इंग्लैंड जीतने की ख्वाहिश रखते हैं। आज ऑसबर्ट की शादी है। ओडा द यंगर ऑसबर्ट से मिलने आता है। वो इनडायरेक्टली ऑसबर्ट को शादी न करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। लड़की का नाम मेड्रिथ है। वो ओडा द एल्डर की गोद ली हुई बेटी है। ऐसा लग रहा है ओडा द यंगर उस लड़की को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि मेड्रिथ की शादी किसी डेन्स से की जाए। ऑसबर्ट पहले ही उस लड़की के लिए 33 सिल्वर कॉइन्स भिजवा चुका है और वो उम्मीद करता है कि वो कॉइन्स उसके पास पहुंच जाएं। ऑसबर्ट को पता है मेड्रिथ के पास ज़मीनें हैं। उससे शादी करके ऑसबर्ट को अपना टाइटल एल्डरमैन वापस मिल सकता है। शादी के लिए ये लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं। ऑसबर्ट पहली बार मेड्रिथ को देखता है। वो बहुत हैरान है। असल में उसे लग रहा था किंग एल्फ्रेड ऐसे ही किसी लड़की से उसकी शादी करा देंगे, बट मेड्रिथ बहुत खूबसूरत है। ये दोनों एक मजबूत बंधन में बंध चुके हैं। इसके बाद ऑसबर्ट, मेड्रिथ और लियोफ्रिज अपने नए घर की ओर निकलते हैं। ऑसबर्ट को यकीन नहीं आ रहा कि एल्फ्रेड ने उसे इतनी सुंदर दुल्हन दी। वो मेड्रिथ से इस बारे में पूछता है। उसे पता चलता है मेड्रिथ के मृत पिता ने ईश्वर की कृपा पाने के लिए अपनी ज़मीन का 10वां हिस्सा चर्च को दान कर दिया। उनके पास इसकी ओनरशिप भी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके उत्पादन का अधिकार है, चाहे फसल हो या ना हो। मतलब मेड्रिथ की ऑसबर्ट से शादी उसके परिवार के एक बड़े कर्ज की वजह से हुई है। ये कर्ज हर साल बढ़ता है और इसकी रकम 2000 शिलिंग्स तक पहुंच गई है। किंग एल्फ्रेड इस कर्ज को हटवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑसबर्ट को इंग्लैंड का एल्डरमैन बनना होगा, वो भी दिल से। बेसिकली ये ऑसबर्ट का टेस्ट है। ये लोग लिस्कॉम पहुंच गए हैं। अब ये ऑसबर्ट का नया घर है। गांव के लोग इनका स्वागत करते हैं। मेड्रिथ अपनी सिल्वर कॉइन गांव वालों में बांट देती है। तब ऑसबर्ट को पता चलता है मेड्रिथ को चीट किया गया है। उसे पूरे 33 सिल्वर कॉइन नहीं मिले। इस बात से ऑसबर्ट को बहुत गुस्सा आता है।
जबकि मिड्रिथ का स्वभाव बहुत ही विनम्र लड़की का है। यानी ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कुछ महीने बीत गए हैं, मिड्रिथ अब प्रेग्नेंट है। एक दिन ऑसबर्ट ऑसवेल्ड के साथ अपनी ज़मीन देखने जाता है। जब ये लोग पहाड़ी पर होते हैं तो इन्हें डेन्स का ग्रुप नज़र आता है, जिसमें यंग रैग्नर भी है। यानी डेन गुथ्रुम ने राजा एल्फ्रिड के सामने हुए शांति समझौते को तोड़ दिया है और उसकी सेना वेरहम की ओर बढ़ रही है। ऑसबर्ट विंचेस्टर के लिए निकल पड़ता है ताकि किंग एल्फ्रिड को अलर्ट कर सके। जब यह बात किंग एल्फ्रिड को मालूम होती है तो वो एक बड़ी सेना के साथ डेन गुथ्रुम से मिलने रवाना हो जाते हैं। उसी दौरान ऑसबर्ट मौका देखकर किंग एल्फ्रिड से बात करने जाता है कि उन्होंने बहुत ही चालाकी से ऑसबर्ट की शादी करवा दी, या ये कहें कि उसे जानबूझकर फंसाया ताकि वो 1 साल के बाद भी भाग न पाए। बट राजा के सामने अपनी बात रखने से पहले ही राजा एल्फ्रिड बताते हैं कि आयरलैंड में अबा के भाई इवर द बोनलेस की हत्या हो गई है और अबा ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए गुथ्रुम का साथ छोड़ दिया है। इनकी बातचीत बहस का रूप ले लेती है जब ईश्वर का टॉपिक आता है। जैसे कि हम जानते हैं, इन दोनों के बीच ईश्वर को लेकर मतभेद हैं कि कौन भगवान या देवता चमत्कार करते हैं या कौन फ्यूचर देखने की क्षमता रखता है। किंग एल्फ्रिड का कहना है कि डेन्स जिसे मानते हैं वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ और सुख हासिल करने के लिए है, वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। किंग एल्फ्रिड के लिए सैक्रिफाइस और तपस्या ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको सबसे अलग करते हैं। एक्चुअली ऑसबर्ट का कहना है कि वो ज़मीन, पानी, जंगल यानी सभी चीज़ जो नेचर से जुड़ी है वही उनका चर्च है और वो हमेशा प्रे करता है, बट उसका ढिंडोरा नहीं पीटता। किंग एल्फ्रिड की सेना वेरहम पहुंच गई है। डेन्स वेरहम के किले में हैं। यंग रैग्नर जो अपने लोगों को लीड करते हुए सैक्सन फौज को हराकर साउथ की तरफ बढ़ना चाहता है, वहीं गुथ्रुम ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो चर्च में बैठा है और सोच रहा है यहाँ कितनी शांति है, सुकून है। लेकिन उसकी शांति भंग हो जाती है जब यहाँ रैग्नर आता है। गुथ्रुम रैग्नर से बताता है कि अबा के जाने के बाद उनकी संख्या कम हो गई है और वो युद्ध करके अपने और लोगों को खो नहीं सकता। वो कहता है अगर वो वेरहम जीत भी जाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो भूख से मर जाएंगे। किंग एल्फ्रिड और डेन्स के बीच समझौता होता है कि डेन्स 1 महीने के अंदर वेसेक्स छोड़कर ईस्ट एंजलिया की ओर लौट जाएंगे और इस 1 महीने में शांति बनाए रखने के लिए ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने 10-10 आदमी एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और 1 महीने बाद ये वापस अपनी जगह आ जाएंगे। वेसेक्स की तरफ से फादर सेल्बिक्स और ऑसबर्ट जाएंगे। फादर सेल्बिक्स जिन्हें गुथ्रुम को क्रिश्चियन बनाने का काम दिया गया है, जबकि ऑसबर्ट का काम है अबा के लौटने पर मशाल जलाकर किंग को अलर्ट करना। ये दोनों किले के अंदर आ गए हैं। ऑसबर्ट की मुलाकात रैग्नर और ब्रीडा से होती है। ये एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। ऑसबर्ट को यहाँ अपनापन लग रहा है। ऑसबर्ट को पता चलता है ब्रीडा रैग्नार के साथ है, वो उसके लिए खुश है। ब्रीडा ऑसबर्ट से बोलती है उसने अब तक जो कुछ भी किया एल्फ्रिड के लिए किया। ब्रीडा समझ जाती है ऑसबर्ट यहाँ जासूसी करने आया है। ऑसबर्ट इनके साथ रहना तो चाहता है, बट एल्फ्रिड के लगातार इम्तिहान के बावजूद वो बेबनबर्ग हासिल करने का सपना देख रहा है। उसे अपनी दोनों पहचानों के बीच समझौता करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आयरलैंड से एक संदेश आता है कि अबा अपनी सेना के साथ इंग्लैंड लौट रहा है और किंग एल्फ्रिड के लोगों को हटाने के लिए अबा ने उत्तर मर्शिया के राज्य से मदद भी ली है। ये सब खबर सुनकर गुथ्रुम समझ गया कि अब वो एल्फ्रिड को लड़ाई में हरा सकता है। उसने अपने लोगों से कहा कि हॉस्टेजेस को ख़त्म कर दे, लेकिन इसमें ऑसबर्ट बच जाता है, क्योंकि रैग्नर गुथ्रुम से कहता है कि अगर वो ऑसबर्ट को मारने की सोच भी रहा है तो पहले उसको रैग्नर को मारना होगा। ऑसबर्ट को छोड़ दिया जाता है और वो एल्फ्रिड को अलर्ट करने के लिए मशाल जलाता है। यानी ऑसबर्ट एक बार फिर सैक्सनन के साथ खड़ा है। बाय, अपना ख्याल रखिए।